धाराओं के बारे में बात आ जाएगा। इसमें मैं विशेष कहना नहीं चाहता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं है। मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशंस है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है, क्योंकि हमें हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है, और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। धारा 15 राष्ट्रीयता का निर्धारण, ये शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 बायोमेट्रिक जानकारी लेने को कानूनी बनाया गया है, और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है। मान्यवर, वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, और ये हम जो सुधार लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं है। 2010 में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010 से 14 के बीच में 7 देशों को बढ़ाया गया, और अब ये सुविधा 169 देशों तक हमने की दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, कि वो विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है, इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक था, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का था। मान्यवर, 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाहों अराइवल ऑन वीजा देने का काम हमने किया है, और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी।
ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे। मान्यवर, आयुष वीजा, इसकी श्रेणियों की भी संख्या बढ़ाई है और अवैध प्रवासी और ओवरस्टे की निगरानी के लिए अप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण के ट्रैकिंग की एक सिस्टम IVFRT, इसको भी अब कानूनी आधार देने का काम किया है। मान्यवर, सभी अप्रवासन पोस्ट पर भारतीय मिशन FRRO और FRO, इसको एंड टू एंड एकीकृत सिस्टम से जोड़ने का काम हमने पूरा कर दिया है। देश भर के 750 से ज्यादा जिलों में DPM, जिला पुलिस मॉड्यूल पोर्टल भी हमने शुरू कर दिया है, जो फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। और हमने कई प्रकार की अप्रवासन चौकियों का आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं लाए हैं। अब उसकी संख्या बढ़कर 114 हो गई है मान्यवर, और एक जमाने में 4 से 5 मिनट लगता था, अब 1.5 से 2 मिनट लगता है। और FTITTP फास्ट ट्रैक अप्रवासन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ये 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया है, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन 30 सेकंड में आपका घर से भरकर आते हो तो 30 सेकंड जो जाने का समय होता है वो भी होता है। इन्होंने कहा कि भाई इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। मान्यवर, 2014 में अप्रवासन चौकियां 83 थी, अब 114 है। हमने 37% बढ़ा है। ICP काउंटर 743 थे, आज 2278 है, 206% बढ़ा है। भारत में आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के शासन के समय में 2,49,00,000 थे। ये 10 साल में 2024 के अंतिम साल में 14 में 2,49,00,000 थे, ये 2024 में 4 करोड़ लोग भारत में आए। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति 2,59,00,000 थे, अब 4,11,00,000 लोग बाहर गए हैं। और टोटल करें तो 5,08,00,000 आवाजाही थी, अब 8,12,00,000 हुई है, 59% की वृद्धि। और किसी भी एक दशक में ये वृद्धि सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी नहीं, सब दशक का अगर हिसाब किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 50% से ज्यादा वृद्धि एक ही दशक में हुई है। और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। माननीय, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि धारा 3(1) का दूसरा प्रावधान अप्रवास अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। मान्यवर, पहले से ही हमारे कानूनों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित रखने का अधिकार अधिकारियों के पास ही था। वीजा धारक को देश में किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने देने का अधिकार भी अधिकारियों के पास ही था। किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार भी मनमानी करेगा उनका डर है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने से पहले कई प्रकार की एजेंसियों के इनपुट के आधार पर ही रोका जा सकता है। पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी 14 तक। हमने 14 के बाद आकर 2019 में एक प्रथा बनाई है। किसी को भी रोकना है तो ये 24 बिंदु का
360 डिग्री जांच कर ही रोका जा सकता है। उसको हमने इतने खुले अधिकार नहीं दिए। एक सदस्य ने कह दिया मान्यवर कि कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी यह निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं, निर्णय कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी तो इस देश में फांसी की सजा वाले क्रिमिनल कानून का इन्वेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मान्यवर, तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य को व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना, हम भी तो एक ही नागरिक है। मान्यवर, इस प्रकार के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? ये कानून के तहत व्यवस्था है और किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, इस तरह से सोचने से, और अपील की बात करते हैं, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए। देश की सुरक्षा का जहां सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो, इसमें आपत्ति है, तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है। इसकी कोई अपील वपील हो नहीं सकती मान्यवर। और मैं मानता हूं इसमें संविधानदत्त अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता। मान्यवर, इन्होंने कहा डैमेज पासपोर्ट का विवरण नहीं है। मनीष जी, आप इतने बड़े लॉयर हो, ये विवरण रूल्स में बनता है, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट की व्याख्या अलग अलग प्रकार की घटनाओं के कारण निरंतर बदलती रहती है। एक प्रकार से पहले पानी में डूबकर पासपोर्ट हो गया, ये सारी घटनाएं जैसे ही होती है, रूल्स बदले जा सकते, एक्ट नहीं बदला जाता। इसलिए हमने सेक्शन 30 में रूल्स बनाने के अधिकार दिए हैं। क्लॉज 33 कुछ विदेशियों पर लागू होता है, कुछ विदेशियों पर नहीं होता है। तो भारत के भले के लिए आता है, उस पर लागू नहीं होगा, और भारत को सुरक्षा को खतरा है, उन पर लागू होगा। बड़ी सरल बात है, इसमें क्या आश्चर्य होता है? मेरी समझ में नहीं आता है मान्यवर। सुधाकर सिंह जी ने भी इसी प्रकार के कुछ मुद्दे उठाए। विश्वविद्यालय और अस्पतालों पर बड़ा बोझ आ जाएगा। कोई बोझ नहीं आएगा। आज कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने में तकलीफ हो। बिल भी ऑनलाइन बनता है, फीस भी ऑनलाइन स्वीकारी जा सकती है, तो एक रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भेज सकते कि मेरे विद्यालय में इतने विदेशी लोग पढ़ाते, इतने विदेशी लोग पढ़ते हैं। क्या आपत्ति है? क्यों छुपाना है? ये जानकारी लेने का भारत सरकार का अधिकार है मान्यवर, और ये तो देनी ही चाहिए मान्यवर। इसके साथ श्री सुखदेव भगत, उन्होंने बंगाल की बात की कि बीएसएफ घुसपैठियों को रोकने के लिए अक्षम है। मान्यवर, मैं आज बड़ा गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है भारत की। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं, और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं
कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वो ही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए,
अब 10 साल तक दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएम के हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, मान्यवर, मुझे अब तक एडीएमके के सारे एमपी 4 बार मिले अलग अलग समस्या पर, एक में भी तमिल शरणार्थी का जिक्र नहीं। और कहते हैं डू समथिंग, डू समथिंग। भाई आप तो कहते ना, हमने तो आपकी नीति पर चले, हम माने ये सच्ची होगी। अभी भी आप दीजिए, हम सोचेंगे इस पर। मगर आपने रॉन्ग किया है, एक्सेप्ट करते हो ना? आपने रॉन्ग किया वो तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है। मान्यवर, एक सीएए का जिक्र है। मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के वक्त जब आनन फानन में देश का विभाजन किया गया और दोनों ओर भयंकर खूनामार की हुई, हजारों बौद्ध, हिंदू, सिख लोग ट्रेन की ट्रेन भरकर काट दिए गए। मान्यवर, तब हमारे देश के नेता गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने अपील कहा था कि वहां रह जाइए, अभी स्थिति ठीक नहीं है, बाद में भारत में आपका स्वागत है, आओगे तो अब भारत के ही माने जाओगे। मान्यवर, वो लोग वहां अपने धर्म को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, महिलाओं की परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भारत में आए। आने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। मान्यवर, कांग्रेस वादा भूल गई, वो घुसपैठ कर आए, सो कॉल्ड घुसपैठ। मगर मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता, ये रियल शरणार्थी है। मान्यवर, रियल, जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं, वो शरणार्थी है। मान्यवर, और इसलिए हम सीए लेने के लिए लेकर आए हैं। मान्यवर, इसमें कोई भेदभाव नहीं। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी जैन, कोई भी व्यक्ति आए, इसका भारत में स्वागत है। मान्यवर, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको जरूर हम रोकेंगे। मान्यवर, नागरिकता इनको ही प्रदान होगी जिन पर अत्याचार हो, जो विभाजन की विभीषिका को झेलें, जिनके परिवारों पर अत्याचार, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे।